गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है और एक ही टाइप के अगर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा तो बात हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, और इस लिहाजे से ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छोटा है, छोटा होने के नाते ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिक्स चीज़ें इससे आएंगी और आपको कुछ फिक्स चीज़ें ही सीखनी होंगी। भले 2 4 5 या 7 नंबर का है लेकिन वो मुफ्त का है, आप ये मान के इसको चलिए। ठीक, तो आज हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे और लीनियर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं। हालांकि डिटेल में बात हो चुकी है, बस हमको यहाँ पर सवाल लगाने सीखना है। LPP शार्ट में हम लोग इसे कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि हमें एक फंक्शन दिया होगा, जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था। अगर कोई फंक्शन y बराबर fx दिया होता है तो उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना हम जानते हैं। मैक्सिमाइज़ के लिए क्या करते हैं या मिनिमाइज़ के लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के बराबर करते हैं। वहाँ से जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको डबल डेरिवेटिव में रखते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट हो जाता है, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट मिनिमा का पॉइंट हो जाता है और उन पॉइंट्स को उठाकर ओरिजिनल फंक्शन में रख देते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाती है। बात ठीक। लेकिन अब क्या है कि कुछ उसमें जब हम लोग वहाँ पर करते थे तो जो हमारा फंक्शन होता था वो y बराबर fx टाइप का होता था। मीन्स y हमारा एक साइड में लाई करेगा और x का फंक्शन दूसरे साइड में। ठीक, तो वहाँ पर x और y को सेपरेट करना पॉसिबल था, तभी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते थे। लेकिन हमेशा फंक्शंस हमेशा ऐसे इतने आसान नहीं होते हैं। कभी कभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसमें x और y को सेपरेट करना टिपिकल टास्क होता है। मीन्स डायरेक्टली dy/dx निकालना एक कठिन काम होता है। तो ऐसे में क्या हो, अगर उस प्रकार के फंक्शन को जिसमें सेपरेट ना हो, dy/dx निकालना पॉसिबल ना हो, तो उनको हम कैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करें। या कह सकते हैं कि जिस भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करने लगे। ठीक, उसमें दो वेरिएशन हो, जबकि वहाँ हम लोगों ने देखा था कि एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा फंक्शन होना चाहिए, तभी हम डिफ्रेंशिएट करके अपना काम कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में LPP का सहारा लिया जाता है। ठीक, LPP एक मोस्ट जनरलाइज्ड थिंग है चीज़ों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें एक फंक्शन दिया होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा फंक्शन होगा z = ax + by। देखिए यहाँ 3 वेरिएबल्स हो गए, z, x और y। अब क्या होगा कि किसी एक को दूसरे के टर्म में हम नहीं निकाल पाएंगे। कोई एक अगर निकालेंगे तो वो 2 फंक्शन के टर्म में आएगा ना, तो दोनों के डिफरेंस, दोनों के रिस्पेक्ट में कभी भी हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा, जो कि हमारा डोमेन नहीं है। पार्शियल के बारे में भी आप नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार के मान लीजिए अगर दिया है कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो कैलकुलस सिंपल मेथड नहीं लगेगा। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अच्छा, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, मीन्स ये आपको फंक्शन दिया होगा, इसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो जिसका निकालना होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव इक्वेशन कह सकते हैं, कि जिस पर हमें काम करना है। ठीक, जिसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो गया, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन हो गया। चलिए, अब ये कंडीशन तो दिया है, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हमें करना है। इसके साथ ही कुछ और कंडीशंस दिए होते हैं। यहाँ पर कुछ आपको कंस्ट्रेंट्स दिए रहेंगे, कुछ कंडीशंस दिए रहेंगी कि इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं, बाधाएं कहते हैं। ये कंडीशंस हैं कि ठीक है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आप करिए, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है वो फॉलो होता रहे, इसका वायलेशन ना हो। ठीक, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। अब देखिए, ठीक है, मान लीजिए मेथड हमें पता है, हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दिया। मान लीजिए इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, कुछ मिनिमम वैल्यू निकल गया। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं, इन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं या ऑप्टिमल वैल्यूज कहते हैं। ठीक, या मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों को ऑप्टिमल वैल्यूज या ऑप्टिमल
सॉल्यूशंस कहा जाता है। ठीक, ये सब डिफिनीशंस हैं आपके, जैसे टर्मिनोलॉजी होती है ना हर एक चीज़ की, इसकी अपनी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। जिसे हमें जिस फंक्शन पर काम करना है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस कंडीशन के अंदर काम करना है वो कॉन्स्टेंट, और जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट दिया होगा वो कुछ लाइन के फॉर्म में होगा, उसका ग्राफ बनाना पॉसिबल होगा। ठीक, इन कंडीशंस का ग्राफ बनाना पॉसिबल होगा। मान लीजिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो कंडीशंस हैं इनका हमें रियल लाइन में, रियल प्लेन में ग्राफ ड्रा करना होगा। मान लीजिए हमने लाइन ड्रा किया, ऐसे बन गया। मान लीजिए ये कंडीशन दिया था, ये कंडीशन दिया था, कंडीशंस लाइन के फॉर्म में होंगी। अभी हम लोग क्वेश्चन से उसको समझेंगे। मान लीजिए हमारा ये बन गया, तो इनका जो इंटरसेक्शन प्लेन होता है, जो कॉमन प्लेन होता है, जो कॉमन होता है दोनों रीजन में, इस रीजन को कहा जाता है ऑप्टिमल रीजन। इसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिमल रीजन। ठीक, मीन्स इसी रीजन में हमें पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, अभी कहाँ मिलेंगे उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन इसी रीजन में पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट पर ये जो फंक्शन होगा हमारा वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेगा। ठीक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम ग्राफ में ड्रा करेंगे, इससे जो हमारा कॉमन पॉइंट बनेगा, कॉमन प्लेन बनेगा, इसी प्लेन में कहीं ना कहीं पॉइंट होगा जहां पर ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको ऑप्टिमल रीजन कहते हैं। ठीक, और खास बात, ये बुक्स में थ्योरम के फॉर्म में दिया है, लेकिन उसका हमें कुछ बस हमें जानकारी उससे ले लेना है। थ्योरम कहता है कि अगर फिजिबल रीजन, मान लीजिए ये मिल गया OABC, मान लीजिए फिजिबल रीजन मिला कि जिसमें सोल्यूशन मिलेगा, तो थ्योरम बहुत ही फैंटास्टिक है और वो कहता है कि हमारा काम कम कर देता है। वो कहता है कि कहीं मत घूमिए, कहीं आपको वंडर करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मिलेगा सोल्यूशन हमेशा वो कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा। ठीक, नहीं मिलेगा क्या? ठीक, सॉरी, जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा। मीन्स हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे। बारी बारी से एक्स वाई की जगह पर इसको रखेंगे, जहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम हो जाएगा, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो काम बहुत आसान हो गया कि नहीं? अगर वो थ्योरम हमारे पास ना होता तो सोचिए ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं ये, तो पता नहीं कहाँ मिलता, तो उसको खोजने में बहुत समस्या होती। लेकिन थ्योरम क्या कहता है, हमेशा ही कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा, या तो यहाँ, 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 यहाँ। क्लियर? तो ये आप क्लियर करिए। अब देखिए इसमें समस्या क्या हुई। ठीक है, थ्योरम तो बहुत अच्छा था इनका और काम भी करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है, लेकिन समस्या कब पैदा होगी उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ढूंढना हम लोगों का काम है और उसको सॉल्व करना हमारा उत्तरदायित्व है। ठीक, तो इसमें क्या समस्या हुई? चलिए, इन्होंने कहा ठीक है कॉर्नर पर सॉल्यूशन मिलेगा, तो कहा मान लेते हैं, चलिए कॉर्नर पे मिल रहा है। ठीक, लेकिन क्या हो, मान लीजिए अगर रीजन ऐसे बन जाए और कॉमन पॉइंट ये हो, ऐसे हो, मीन्स जो फिजिबल रीजन हो अगर वो बाउंडेड ना हो, तो अब तो कॉर्नर यही मिला। ठीक, अब पता नहीं आगे कॉर्नर है कि नहीं है, मतलब हमारा क्या हो गया कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो गया। फिजिबल रीजन क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया। अब हम कैसे कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ होगा? सही, जब कमरा बंद है तो उसमें तो हम ढूंढ सकते हैं, हाँ ये चीज़ वहाँ रखी है, यहाँ रखी है। अब ऐसे कमरे को हम इन्फिनाइट लेंथ का बना दें, इन्फिनाइट लेंथ का बना दें, तब हम कैसे जानेंगे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है? ठीक, जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचेगी वहीं तक जान पाएंगे। तो ये क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया। अब हमारी नज़र वहाँ तक नहीं जा रही है, तो हम कैसे कह दें कि वहाँ ये फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? तो इसके लिए भी एक दूसरा थ्योरम बनाया गया। जब भी प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन आता है, थ्योरम आता है। तो दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि ठीक, अगर हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो जाता है,
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्या करना है हमें कि ये जो दिया है इसका, मान लीजिए कि कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कुछ तो मिलेगा ही। मान लीजिए कॉर्नर पॉइंट मिला, ठीक, दो मान लीजिए कहीं मिल गया, चलिए दो कॉर्नर पॉइंट मिल गया, अज्यूम करते हैं दोनों का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, इन कोऑर्डिनेट्स को हम यहां पर रखेंगे। मान लीजिए मिनिमम वैल्यू m मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू m मिल रही है, लेकिन हाँ इन कॉर्नर को रखने पर मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, लेकिन अभी ये श्योर नहीं है कि यही मैक्सिमम और यही मिनिमम है। अगर ये रीजन बाउंडेड होता तब हम कह सकते थे ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, लेकिन रीजन अनबाउंडेड है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होने के बावजूद भी ये मिनिमम या मैक्सिमम होगा ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि ठीक मान लीजिए ये मिनिमम है तो हमें एक और लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। कौन सी? ax प्लस बी वाई लेस देन m, मिनिमम के लिए लेस देन का। ठीक, अब मान लीजिए ये हमने ड्रा किया, अगर इसको ड्रा करने के बाद जो फिजिबल रीजन बनेगा, इसका जो रीजन होगा और जो पहले का रीजन होगा, अगर इन दोनों में कोई रीजन कॉमन हो गया तो कोई भी मिनिमम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये मिनिमम सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इसका रीजन और ये रीजन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। उसको अभी हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। बात ठीक। और मैक्सिमम के लिए क्या करना है? देखिए, मिनिमम के लिए लेस देन और मैक्सिमम के लिए ग्रेटर देन, इसको ड्रा करेंगे। अगर ये फिजिबल रीजन के साथ कॉमन रीजन रखेगा तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर इनका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, कोई भी रीजन उनमें कॉमन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये दो थ्योरम्स आपके दिमाग में रहेंगे तभी आपसे सवाल लगेगा। ठीक, पहला थ्योरम क्या है कि जो भी सलूशन मिलेगा, जो भी ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वह हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स होंगे अगर रीजन बाउंडेड है तो। और अगर रीजन बाउंडेड नहीं है तो हमें क्या करना होगा? दो और ग्राफ बनाना पड़ेगा, जैसा कि थ्योरम सेकंड कहता है। ठीक, अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। बस एक ही दो सवाल आपको बताने हैं और सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। आइए कोई एक सवाल पिकअप करके समझते हैं। जैसे इसमें पहला है, 2018 में आपसे पूछा है 5 मार्क्स में। वो कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग एज 50x प्लस 25y लेस देन आर इक्वल टू 500। ठीक, अच्छा इसमें सिर्फ ग्राफ बनाना है तो इसको छोड़ देते हैं, जहाँ पर सोल्यूशन निकालना हो उसकी बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे इसमें पहले दूसरे में क्या कह रहा है, सिर्फ दिया है कि लीनियर इक्वालिटी को ड्रा कर देना है, तो हम ऐसे सवाल को उठाएंगे जहाँ पर ड्रा भी करना हो, सोल्यूशन भी निकालना हो। सिर्फ ड्रा वाले में क्या करेंगे करके, हाँ जैसे ये है तीसरा सवाल। चलिए z बराबर x प्लस वाई दिया है, 2017 में आपसे ये पूछा है। जैसे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है? x प्लस वाई। इसी को हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। मीन्स ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। क्लियर है? चलिए अब कॉन्स्टेंट्स की बारी आती है, देखते हैं क्या दिया है। जो हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखा है वो है, पहला है कि x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू -1।
क्लियर। दूसरा जो है वो -x + y वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल्स टू, ठीक। और तीसरा जो कंडीशन है कि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमने पहले वर्ग क्या बताया कि कॉन्स्टेंट्स का हमें ग्राफ बनाना है। कॉन्स्टेंट्स का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। चलिए ठीक, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें तो कोई ग्राफ बनाना नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स जो क्वाड्रेंट लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। चलिए ले लेते हैं, ग्राफ पहले इसका बनाते हैं। ये कंडीशन क्या कहती है कि जो भी काम हमें करना है इसी में करना है, इधर 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 नहीं जाना है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों को क्या होना है, पॉजिटिव होना है, पहली बात। दूसरा, अब देखिए एक ये है, दूसरा ये है, दोनों लाइंस हैं, ठीक। तो इसको ड्रा करने के लिए पहले आप इसको हटा दीजिए, इनइक्वालिटी को हटा दीजिए। इसको कैसे बनाइए, x - y इक्वल्स टू -1 -x + y इक्वल्स टू 0। इन दो लाइंस को ड्रा करिए, बात ठीक। इसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें माइनस से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं y - x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक। और इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, x - x + y, या इसको हम ऐसे उल्टा करके लिख दीजिए y - x लेस देन आर इक्वल्स टू 0। बन जाएगा कि नहीं, देखिए यही दिया था ना, x - y लेस देन आर इक्वल्स टू -1, उधर हो गया। और ये क्या हो गया, इसको सिर्फ हमने फ्लिप कर दिया, ऐसे लिख दिया। तो देखिए बहुत ही, अगर तुरंत आपको गेस करना है कि क्या होगा, पहले इसको हम ड्रा करते हैं, फिर आपको बताएंगे शॉर्ट तरीका भी। चलिए ये लाइन कैसे ड्रा होगी, जब भी आपको लाइन ड्रा करना हो तो पता करिए कि x को कहाँ काट रहा है, y को कहाँ काट रहा है, और जहाँ जहाँ काटेगा उसको क्या करिए, मिला दीजिए दोनों पॉइंट्स को। देखिए ये x को कहाँ काटेगा, जहाँ y 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होता है, इसमें तुरंत y 0 रखिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक। मीन्स ये कहाँ काट रहा है x को, -1, 0 पे, मीन्स यहाँ कहीं, ठीक। अब इसको पता करिए कि ये y को कहाँ काट रहा है, तो y को कहाँ काटेगा, जहाँ पर x 0 हो। अभी सिर्फ इसी की बात हो रही है, x को 0 कर दीजिए तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स ये y को कहाँ काटेगा, 0,1 पे। तो पहली लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई। चलिए इसको 0,1 कर देते हैं, ठीक, पहली लाइन बन गई। ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। अगर ये x को कहाँ काटेगा पता करना है तो y की वैल्यू 0 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी 0 आएगी, और x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर। मीन्स ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अब देखिए दोनों लाइन ड्रा हो गई। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके। ये दोनों लाइंस ड्रा हो गई हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिखे तो इसको पैरेलल बनाइएगा ऐसे। अब यहां से तो हमको कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, ठीक। अभी इनका कॉमन रीजन हमें नहीं मिला है, अभी सिर्फ हमने क्या किया, लाइन को ड्रा किया है। अब देखिए पहले लाइन के ऊपर का रीजन लेना है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है ना, तो इसके ऊपर का रीजन मतलब ये लेना है। क्लियर। और दूसरे में क्या करना है, दूसरे का नीचे वाला रीजन लेना है, ये। अब आप बताइए कि दोनों कॉन्स्टेंट्स को हमने ड्रा किया, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, और हम इनका कॉमन रीजन ढूंढना चाहते हैं, तो इसका रीजन इधर है, इसका रीजन इधर है। क्या इनका कोई कॉमन रीजन बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच का रीजन लिया ही नहीं जा रहा, इसके नीचे का लिया जा रहा है, इसके ऊपर का। तो यहां पर कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है, नो फिजिबल रीजन।
या ऑप्टिमल रीजन, फिजिबल रीजन को ही ऑप्टिमल रीजन भी कह सकते हैं। नो फिजिबल रीजन मीन्स ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बन रहा है जहां पर हम इसका सोल्यूशन ढूंढ पाए, तो इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, बात हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आगे तभी बढ़ेंगे जब क्या हो, कोई हमें ऑप्टिमल रीजन या फिजिबल रीजन मिले। क्लियर बात हो गई। चलिए अब ये तो आसान हो गया, फिर और कोई क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक पूरा तरीका ढूंढना है कि कैसे लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जैसे 2014 में और 2016 में पूछ रखा है, z दिया है 5x प्लस 10y, z इक्वल टू 5x प्लस 10y, मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, जो कॉन्स्टेंट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं, x प्लस 2y एक है, ठीक, दूसरा है x प्लस वाई, हाँ इसमें ज़्यादा दे दिया है, तीसरा है x माइनस 2y। ये पहला हमारा लेस देन आर इक्वल टू 120 है, दूसरा हमारा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, और तीसरा हमारा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये ठीक, एंड ऑब्वियसली आपको हमेशा ये दिया रहेगा एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मैं एक बार कॉन्स्टेंट्स को मैच करा लेता हूँ, अदरवाइज समस्या हो जाती है ना, सोल्यूशन मिलेगा नहीं। एक्स प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 120, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 एंड एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड z इज 5x प्लस 10y। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करता हूँ। अब सबसे पहले क्या करना होगा, इनको हमें इक्वल करके लिखना होगा। x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, इसको क्या लिखना होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, इसको क्या लिखना होगा। चलिए देखिए, इसमें एक जनरल क्राइटेरिया ये है कि अगर नहीं भी करते हैं तब भी काम हो जाएगा कि y के कोफिशिएंट को आप पॉजिटिव बना लिया करें। ठीक, इससे ज़्यादा सटीक ग्राफ बनता है हमेशा। इसमें पॉजिटिव था तो हमने कुछ नहीं किया, अब इसमें हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2y, और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमें यहाँ पर क्या लेना है, 0 लेना है। मीन्स आप इसको ऐसा देखिएगा, ये दो चेंजेस ना कलर बदल के हमने कर लिए हैं, तो आप उसको मार्क करिएगा कि हमने क्या किया है। अब इन तीनों का ग्राफ बनाना है, इसका तो बनाना नहीं है, ऑलरेडी बनाया है। चलिए ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। ठीक, दिस इज ओरिजिन। अब देखिए पहले लाइन की बात करिए, इसको उठाइए, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। ठीक, इसमें क्या करना है, एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी, और अगर y को 0 रखेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी। ठीक, मीन्स यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0,60, और यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिला, 120,0। मीन्स मान लीजिए यहाँ कहीं 120 है, 120,0, और मान लीजिए यहाँ कहीं क्या है, 0,60। तो ये लाइन कैसे बन जाएगी, चलिए इसका कलर, हाँ चलिए इसको इसी कलर में कर देते हैं, बाकी दो लाइन का चेंज कर देंगे। ऐसे बन जाएगी ये लाइन, स्ट्रेट बनाइएगा इसको, ऐसे बन जाएगी।
ठीक, ये पहली लाइन हमें मिल गई। 0,60 y पर कट कर रहा है और 120,0 x पर कट कर रहा है। यही काम हम दूसरे लाइन के लिए भी करेंगे। दूसरी लाइन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, इसमें x बराबर 0 रखिए, y बराबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसमें y बराबर 0 रखिए, x बराबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। दोनों ठीक है। तो ये 60,60 पर दोनों जगह, वहाँ पर 0,60 पर है, मीन्स ये लाइन भी यहीं से पास कर रही है, लेकिन इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट आया 0,60 और ये वाला कोऑर्डिनेट आया 60,0, ठीक। तो मान लीजिए 60 यहाँ कहीं है। तो अब ये वाली लाइन कैसे बन जाएगी, कलर इसका चेंज करते हैं, ऐसे बन जाएगी, ये बन गया। अभी एक और लाइन है हमारे पास, ये इसमें क्या करो, x बराबर 0 रखो, y की मिल जाएगा 0, y बराबर 0 रखो, x बराबर क्या मिल जाएगा, 0। तो 0,0 से पास हो रहा है, तो ये दिस लाइन इज समथिंग लाइक दिस। ये अब देखिए तीनों लाइंस तो ड्रा हो गई। अब कॉमन रीजन कैसे निकाले ये हमें समझना है। ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन में लेस आर इक्वल लगा है, इसे जो फर्स्ट लाइन थी इसके नीचे का हमें लेना है, नीचे का पोर्शन लेना है, ठीक। इस लाइन की, ये वाली लाइन थी पहले, तो इसके नीचे का कंसीडर करना, इधर तो जाना नहीं है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। जो रेड लाइन ड्रा हो रही है पहले लाइन के नीचे का रीजन है पूरे का, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कलर इसीलिए मैंने चेंज कर दिया है, ठीक। ये पहले का रीजन आया। अब दूसरे में क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है, इनइक्वलिटी क्या है, ग्रेटर की है, मीन्स दूसरे लाइन के ऊपर का रीजन लेना है। तो दूसरे लाइन का मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, दूसरी लाइन को हमने किससे बनाया था, ब्लू से, तो इसका रीजन मैं ब्लू से ड्रा कर रहा हूँ, ऐसे ड्रा होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा वो, ठीक। ये है। और तीसरे का क्या है, लेस देन आर इक्वल्स टू 0, मीन्स अब देखिए इसका ब्लैक है, ये वाली लाइन तीसरी थी, इसके नीचे का लेना है, इसको ब्लैक से मैं ड्रा कर देता हूं, इसके नीचे का रीजन लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ठीक, ये लेना है। अब देखिए तीनों कलर्स कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर नहीं मिल रहे हैं, यहां सिर्फ रेड है, यहां पर नहीं मिल रहे हैं, यहां रेड ब्लू है, यहां पर नहीं मिल रहे हैं, ब्लैक रेड है, यहां पर नहीं मिल रहे हैं, रेड ब्लैक ब्लू है, लेकिन इस रीजन में तीनों मिल रहे हैं, इस रीजन में तीनों मिल रहे हैं, मीन्स ये इनका क्या बन जाएगा, फिजिबल रीजन बन जाएगा, कॉमन रीजन बन जाएगा, मीन्स इसी रीजन के कॉर्नर्स पर हमें सोल्यूशन मिलेंगे। और ये बाउंडेड भी है, तो पहले थ्योरम से ही काम चल जाएगा, सेकंड थ्योरम पर जाना नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए इसका जो नामकरण है कर दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी। ये भी आप सीख लीजिए कि नामकरण हमेशा या तो क्लॉकवाइज करिए या तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ना करिए ए बी सी डी ना, ये बच्चों वाला तरीका है। तो आपको या तो क्लॉकवाइज करना होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज करना होता है। तो देखिए ए बी का तो हमें पता है, लेकिन सी डी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। अब सी और डी क्या है, इसको तो पता करना पड़ेगा। चलिए देखिए, सी जो है वो इस वाले लाइन और इस वाले लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मीन्स जो सी है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करने से सी की वैल्यू मिलेगी, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही सी का कोऑर्डिनेट होगा। और ये जो है ये क्या है, सेकंड और थर्ड का है, मीन्स इनका सॉल्व करने पर हमें डी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। चलिए निकालते हैं, इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा इस चीज़ को, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, या ये इधर निकाल लेते हैं। देखिए सी कैसे मिलेगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 और माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करने पर मिलेगा, पहले को और तीसरे को, फर्स्ट को और तीसरे को, ठीक। देखिए x का कोफिशिएंट अपोजिट है, काट दीजिए, 4y बराबर क्या आ जाएगा 120, तो y बराबर क्या आ जाएगा 30,
वाई कोऑर्डिनेट मिल गया सी का। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखना ज़्यादा आसान है क्योंकि x बराबर यहाँ से क्या है 2y, तो x बराबर क्या आ गया 120। तो जो यहाँ से c का कोऑर्डिनेट मिला वो क्या है 120, 30, 120, 30। ठीक, चलिए आ गया, चेक करते रहिएगा आप लोग। क्लियर, इसको फिर ऐसे कहीं बनना था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आप चेक करिएगा। फिर से देख लेता हूं, जो पॉइंट सी है वो क्या है, इस लाइन का मीन्स पहले लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। ठीक, तीसरी लाइन का। तो दोनों को हमने सॉल्व किया। ये था x + 2y = 120, ये था -x + 2y = 0। काट दिया, ऐड होके 4y हो गया 120, y = 4 × 3 = 12, 30। ठीक, फिर y की वैल्यू हमने उठाकर रख दी, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 360 मिल गई ना, इसीलिए तो मैं कह रहा था, मैं चेक करिएगा 60 मिल गई, वही तो मैं इधर कन्फ्यूजन हो गया। चलिए ठीक, 60, 30 मिल गया सी का कोऑर्डिनेट। अब डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, डी के कोऑर्डिनेट की भी बात चलिए यहाँ कर लेते हैं। दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है दिख रहा है। पहला नहीं, दूसरा और तीसरा मीन्स x + y = 60 -x + 2y = 0। फिर से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y हो जाएगा 60, y हो जाएगा 20, y की वैल्यू 20 आ गई तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी, रख देंगे किसी में। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 40, 20, 40, 20। अब देखिए 4 कॉर्नर मिले हैं हमें, देयर आर 4 कॉर्नर्स। ए क्या है 60, 0, बी क्या है 120, 0, सी क्या है 60, 30, और जो डी है वो क्या है 40, 20। ठीक, अब इन पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आप वैल्यूज को निकाल लीजिए। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम हो जाएगा। चलिए z जो दिया था उसमें रखिए 5x + 10y, तो x की जगह पर 60, 300, y 0 है तो ये 300। z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 300 आ गई। यहाँ पे रखिए 120, b की वैल्यू, x की वैल्यू 120, b की वैल्यू 0। ठीक, y की वैल्यू, तो वहाँ क्या होगा 5 × 120, तो क्या हो जाएगा 600 आ जाएगा z की वैल्यू। जस्ट अ सेकेंड, बात करके मैं आता हूँ। हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो है वीडियो लगा रहे थे। अरे यार बाहर रेट बेकार बा, आप सही आ रही है, उसको फिर और कुछ देखने के लिए लगाया करिए बस। हाँ चलिए, निकल गए हैं क्या? ठीक, अभी तो हम नहीं निकले हैं, 11:16 हो रहा है। क्लास बड़ी अच्छी है। हमारी है लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं है, बात होती है, मम्मी लगा दिया।
देखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया था तो सॉरी करिए। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, जेड सब ही निकल ही गया था, सिर्फ आपको क्या करना था, वैल्यूज़ निकालना था। चलिए निकाल देते हैं। यहाँ से 5 रखा हमने, y की वैल्यू 0 रखा, तो 5 0 0 60, 600 मिल गया। ठीक, अब क्या करना है, 60 30 रखना है। तो पहले ये क्या हो जाएगा, 300 प्लस 300 ना, तो ये क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से भी हमें 600 मिल जाएगा जेड की वैल्यू। 40 20 रखिए, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 200, ये क्या आ जाएगा 400 ना। तो ये दो जगह पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया और ये दोनों मैक्सिमम पॉइंट हो गए। बस यही आपको थ्रू आउट द एक्सरसाइज करना है। क्लियर? तो बाउंडेड रीजन के लिए तो अब ये वर्क आपको कंटिन्यूअसली आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, एक कोई मैं ढूंढता हूँ क्वेश्चन को जहाँ पर रीजन अनबाउंडेड हो, बस उसी टाइप का बचा है, उसको भी हम लोग अगर डिस्कस कर लेंगे तो हमारा LPP जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसकी बात करते हैं। ढूंढता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन जहाँ पर रीजन अनबाउंडेड हो। चलिए एक मिल गया है हमें, 2015 में आपसे पूछा है, इसमें जो रीजन है वो अनबाउंडेड है, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस तरह के जो चैप्टर्स हैं जो जिसमें बस एक ही टाइप का सवाल आपको लगाना है, तो उनको तो बहुत अच्छे से करिए ही, ताकि वो तो कम से कम ना ही छूटे। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू आएगा बस, तो उसको आप एक बार देखना है, 10 मिनट का काम है। अब ये हो गया, इसमें सिर्फ 1-2 टाइप के सवाल आपको लगा लेने हैं, फिक्स हो जाएगा, 7 मार्क्स लगभग। आइए अनबाउंडेड पर चलते हैं। ठीक है, 2015 में आपसे ये पूछा है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z की वैल्यू x + 2y दिया है, x + 2y। ठीक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिल गया। कांस्टेंट जो दिया है वो पहला है 2x + y, 2x + y, दूसरा है x + 2y। ठीक, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद और खुद ड्रा करेंगे, फिर आप वीडियो को देखिएगा, तब कुछ आपको इफेक्ट दिखेगा। x + 2y एंड ठीक, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है और ऑब्वियसली xy ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट हमारा बन गया। एक बार और मिला लेता हूँ, 2x + y ग्रेटर 3, x + 2y ग्रेटर 6 एंड xy ग्रेटर 0। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x + 2y। इसका हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रूटीन वर्क, ग्राफ ड्रा करना होगा, किसका, कॉन्स्टेंट्स का। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं 2x + y = 3 कर देंगे, फिर इसमें x = 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मीन्स यहाँ से जो कोऑर्डिनेट मिला क्या 0,3। फिर y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2, मीन्स जो कोऑर्डिनेट मिला 3/2, 0।
पहले लाइन का काम हो गया। दूसरे लाइन पर आइए, x + 2y = 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मीन्स जो कोऑर्डिनेट मिला 0,3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, मीन्स जो कोऑर्डिनेट मिला 6,0 मिल गया। अब तुरंत क्या करिए, इसको ड्रा कर दीजिए। कंडीशन ये हमेशा हमारे साथ रहती है, तो जो भी काम करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, भटकना नहीं है, चारों तरफ एक ही तरफ कंसंट्रेट करना है। चलिए ये क्या कर रहा है, ये लाइन जो y को 0,3 पर काट रहा है, चलिए 0,3 मान लिया, और x को काट रहा है कहाँ पे, 3/2,0 पे। ठीक, तो ये लाइन हमने बना दी। कहाँ बना दी, ये बना दी। चलिए ये है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, दूसरी लाइन ड्रॉ करना है। दूसरी लाइन क्या कर रही है, 0,3, दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गया। चलिए ठीक, ये मिल गया। और ये 6,0, मान लीजिए 6 यहाँ पर है, ऐसे बन गया, दूसरी लाइन बन गई है, ये बन गया। दोनों के ही ऊपर का रीजन लेना है, दोनों के ही ऊपर का रीजन लेना है, क्योंकि क्या, ग्रेटर। तो देखिए अलग अलग, इसका ऊपर ये है, बात ठीक, और इसका ऊपर दूसरी लाइन का ये है, ये है। बन गया। तो देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला, इसके ऊपर का और इसके ऊपर का, क्योंकि इसके ऊपर का इसके ऊपर नहीं है, ये रीजन सिर्फ इसका है। दोनों का रीजन कौन सा है, यहां से लेकर यहां, फिर इसके ऊपर। तो यहां पर हमें दो कॉर्नर मिल रहे हैं, एक यहां पर मिल रहा है और एक यहां पर मिल रहा है। और खास बात इसकी क्या है कि रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, तो कॉर्नर पर तो z की वैल्यू हम निकालेंगे ही, मैक्सिमम मिनिमम वहाँ से तो पता करेंगे ही, लेकिन हमें और भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन क्या है, अनबाउंडेड है। तो वही काम आपको अब सीखना है। इसका अब कोई काम नहीं रहा, इसको हटा देते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रखते हैं। ये चलिए, अच्छा जब भी आप ग्राफ ड्रा करें तो उसके बगल में लाइन का इक्वेशन आप लिख दिया करिए ना, क्लियर हो जाता है कौन सी लाइन कौन सी है। तो ये वाली लाइन हमारी कौन सी थी, पहली वाली लाइन थी, फर्स्ट लाइन, और ये वाली दूसरी वाली लाइन थी। ये क्या था, 2x + y = 2x + y = 3, और ये क्या था, x + 2y, ये पहली लाइन थी, और x + 2y = 6, ये हमारी दूसरी लाइन है। ये दो लाइंस थी हमारे पास। अब देखिए कॉर्नर पर पहले हम पॉइंट निकाल लेंगे, कॉर्नर पर z की वैल्यू निकाल लेंगे। पहला कॉर्नर क्या है, 0,3, ये z की वैल्यू क्या देगा, 0,3 उसमें रखिए, x की वैल्यू 0, तो ये z की वैल्यू 6 दे देगा। दूसरा कॉर्नर क्या है, 6,0 रखिए, z की वैल्यू क्या दे देगा, 6 दे देगा, 6, ठीक। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वही है, लेकिन ये है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। इसके लिए क्या करना होगा, और ध्यान रहे यहाँ पर आप कैलकुलेशन थोड़ा क्रॉस चेक करते रहिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो ये हमें मिला है एक 0,3 और एक 6,0, उस पर हमने रखा है z = 6 आ गया। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों 6 आ गया, ठीक। अब मिनिमम है कि नहीं है, मैक्सिमम है कि नहीं है, बात देखते हैं। अगर हम 6 को एज ए मिनिमम वैल्यू देखें ना, चलिए एक को हम m मान लेते हैं, एक को कैपिटल M मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है, अब हम दो लाइंस और ड्रा करेंगे, कौन सी, x + 2y <m की, और एक x + 2y <m की। ये दो लाइंस ड्रा करेंगे। चलिए x + 2y <m की करते हैं, m की वैल्यू मतलब 6, दोनों ही 6 हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
इसको हमें अब ड्रा करना है। चलिए ड्रा करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जैसे उसको किया था x+2y को पहले 6 के बराबर करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे 6 के इक्वल करेंगे, फिर देखेंगे एक्स वाई को कहाँ काट रहा है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मीन्स जो पॉइंट मिला 0,3 मिला। इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये तो सेम ही बन रहा है ना, x+2y = 6। तो ये कौन सी लाइन थी, x+2y = 6, ये हमारी दूसरी लाइन थी, ये लाइन थी, ये लाइन थी। ठीक, लेकिन अब क्या करना है, इसके नीचे का लेना है, नीचे का लेना है ना। तो क्या हुआ, इसमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, इस वाले लाइन का हमारे फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 6 क्या हो जाएगा, 6 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, 6 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जब इसका ड्रा करेंगे ग्रेटर देन 6 तो फिर से इसके ऊपर का ही रीजन लेना है, तो फिर से रीजन कॉमन हो जाएगा, मीन्स जो 6 है ये मिनिमम ही होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रा करने पर फिजिबल रीजन से ओवरलैप कर रहा है, कुछ कॉमन उनमें हो रहा है। ठीक, तो ये बात थी, इस तरह से आपको अप्लाई करना था। ठीक, तो और कुछ इंपॉर्टेंट मैं देखता हूँ, अगर दिख जाएगा तो करता हूँ उसको। चलिए बहरहाल अब आपसे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, अब आपसे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, अब कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए इसके, अगर नहीं लगाए हैं भले आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे कराया जा रहा है वो एडिशनल है, फंडामेंटल्स आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, आप बिना उसके लगाए बढ़िया नहीं कर पाएंगे, ये मेरा पर्सनल सलाह है। ठीक, तो आप उसको ज़रूर लगाएं और कम से कम उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को तो सीख ही लें, पढ़ ही लें, बिना उसके यहाँ पर आप मत आइए ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा झूठी दिलासा कि यही कर लो सब हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं उसका, फेल होगे फिर यहीं गिर जाओगे, कोई मतलब है नहीं। तो उसको ज़रूर पढ़िए। ठीक, एनसीईआरटी के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लिखित है ये, आप जब तक उसको फिनिश नहीं करेंगे आपके क्रैश कोर्स का भी बहुत लाभ नहीं होगा। ठीक, पढ़ते रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, जैसे यहाँ बता दिया गया। तो अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े जाइए वहाँ पे, अब यहाँ से पढ़ने के बाद उसको पढ़ लीजिए, तेज़ी से हो जाएगा, चीज़ें यहाँ समझ ही लिए हैं आप, वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना होगा, रिकॉल करना होगा। तो ये चीज़ है। इस तरह से पिछले लेक्चर में हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हुआ था, आधे पौन घंटे की क्लास थी वो भी, और आधे ही पौने घंटे की क्लास ये भी है, इसमें आपका LPP हो गया। तो इसको समझा के फिनिश करने में 45 मिनट 40 मिनट लग रहा है, तो आपको करने में कितना लगना चाहिए, आपको करने में सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 मिनट लगना चाहिए। और 18 से 20 मिनट लग रहा है मतलब समझ रहे हो, 24 घंटों को 18 से 20 मिनट डिवाइड करोगे, कई बार रिवीजन हो जाएगा आपका, तो एकदम से रट जाएगा, कंठस्थ हो जाएगी सवाल, एक एक सवाल। क्लियर है? तो इस तरह से इसको करिए, बाकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। और प्रोबेबली हो सकता है कि हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट देखें, क्योंकि उसके भी काफ़ी पार्ट्स रिड्यूस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा है नहीं उसमें। तो बेसिक्स तो उसको सबको ही पता ही है, पढ़ा भी दिया गया है, सिर्फ हमें PYQ करना होगा। और उम्मीद है कि आधे पौन घंटे की क्लास में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भी हो जाएंगे, मैक्सिमम 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, या जितनी भी ज़रूरत होगी, मीन्स मैक्सिमम 1 ही घंटे जाएगी, 1 से 1.5 घंटे। तो अगले लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा आप उसको पढ़ के आएंगे, पढ़े रहेंगे, ताकि PYQs लगाने में मज़ा आए आपको। ठीक, हमें क्या, हम तो करा के चले जाएंगे। तो इस तरह से अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।